नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में सभी का स्वागत है। पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, भाग 1 हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग देखेंगे भाग 2। भाग 2 में क्या है भाई, वो है नागरिकता। भाग 2 में क्या है, नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में पूरा वर्णन किया गया है। तो हम आज लोग नागरिकता पढ़ते हैं, संविधान में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं अनुच्छेद 5 से 11 में, बाकी जितने भी नागरिकता संशोधन अधिनियम आए उनके तहत क्या क्या दिया गया है, तो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, सारी चीज़ें हम लोग आज जानेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं नागरिकता। तो भाग 2 में हम लोग जानते हैं भाई, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक अभी आपको पीछे बताया कि नागरिकता का पूरा वर्णन दिया गया है। तो लोकतंत्रात्मक जो राज्य व्यवस्था होती है, लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था में नागरिकता जो होती है वो किसी व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्रदान करती है। तो ये होता है नागरिकता। अगर पूछी जाए व्हाट इज सिटीजनशिप, अगर क्वेश्चन मार्क लगाया जाए कि नागरिकता क्या है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं कि किसी व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्रदान करती है, वो क्या होती है, नागरिकता। और नागरिकता वो होती है जो व्यक्ति को दायित्व भी प्रदान करता है, अधिकार भी प्रदान करता है, कर्तव्य भी प्रदान करता है और कुछ विशेषाधिकार भी प्रदान करता है। तो ये होता है नागरिकता का मतलब। अगर आप जैसे भारत के नागरिक हैं तो आपको कुछ अधिकार भी मिले हुए हैं, साथ में आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, आपके कुछ दायित्व भी बनते हैं और आपको कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त हैं। जो नागरिक नहीं हैं उनको ये सारी चीज़ें नहीं प्राप्त होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नागरिकता कहने का मतलब, या किसी देश का नागरिक होने का मतलब, जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। तो इतनी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी कि नागरिकता क्या होती है, नागरिकता होने से क्या फ़ायदा होता है। अब देखेंगे नागरिकों के जो अधिकार होते हैं वो संविधान में नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं जो कि विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि केवल नागरिकों को, जैसे कि अगर भारत के संविधान में देखें तो कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो कि केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, विदेशियों को नहीं प्रदान किए गए हैं। जैसे कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। तो ये इतने अनुच्छेद हैं, ये इतने आर्टिकल हैं जो कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, ये विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। कितनी बार ये आपका IAS PCS जितनी छोटी से बड़ी परीक्षाएं हैं सबमें जो है ये लगातार पूछा जाता है। 15, 16 यहाँ से 29, 30 यहाँ से, केवल भारतीय नागरिक ही हैं जो कुछ पद धारण कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल, राज्यपाल, तो कुछ ऐसे संवैधानिक पद हैं जिनको केवल भारतीय नागरिक ही धारण कर सकते हैं। केवल नागरिक ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए मतदान करने का अधिकार होता है केवल नागरिकों को ही। तो इतने तक में आपको बताया गया कि नागरिक क्या होते हैं, नागरिक बनने के फ़ायदे क्या होते हैं और नागरिक बनने से क्या क्या हमारे अधिकार, दायित्व और कर्तव्य बनते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं भारतीय नागरिकों हेतु जो भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो हम लोग अब अनुच्छेद स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो संविधान है, संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक में दिया गया है और हमारे संविधान में केवल ये बताया गया था कि कौन भारत का नागरिक होगा। ठीक है, संविधान में केवल यही बताया गया था कि कौन नागरिक होगा, ये नहीं बताया गया था कि कैसे नागरिकता प्राप्त की जाएगी और कैसे छीना जाएगा। लेकिन हाँ, एक प्रावधान दिया गया था 11वें आपके अनुच्छेद में कि संसद नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। तो उसके लिए जो है संसद ने कानून बनाया और बाद में ये सारे प्रावधान रखे गए कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जाए, कैसे छीनी जाए, किनको नागरिक बनाया जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले अनुच्छेद देखते हैं जो कि हमारे संविधान में चीज़ें दी गई हैं। तो अनुच्छेद 5 में देखते हैं संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। तो अनुच्छेद 5 ये बताता है भाई कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि जब हमारा संविधान प्रारंभ हुआ तो उस समय कौन कौन व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। तो हम जानते हैं कि हमारा संविधान कब लागू हुआ भाई, 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए। कौन कौन लोग बन गए, वह व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासित था और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। तो ऐसे व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहे थे और भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिए थे, वो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए। ठीक है, तो संविधान हमारा यही बताता है कौन नागरिक हैं और कौन नहीं है।
अधिवासी जिनके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। तो जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था वो भी 26 जनवरी 1950 को नागरिक बन गया। अधिवासी जो भारत के संविधान के ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत में मामूली तौर से जो है वो निवास कर रहा था। तो संविधान के ठीक पहले यानी 26 जनवरी 1950 के ठीक पहले से अगर 5 वर्षों तक भारत में रह रहा था तो वो भी 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बन गया। तो ये 3 लोग भारत के नागरिक बन गए संविधान के प्रारंभ पर, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब। अब जो दूसरा अनुच्छेद है वो है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले के लिए नागरिकता। तो ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता के बारे में हमारा संविधान क्या कहता है। तो ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 6 में दी गई है। तो अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति भारतीय नागरिक कहलाएगा। तो कंडीशन दिया गया है, यदि वह 19 जुलाई 1948, ये डेट आपको याद रखना है, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया और तब से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवास कर रहा है, और यदि वह 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आया और 6 माह से अधिक समय से भारत में निवास कर रहा है और सक्षम अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है, यदि वह उसके माता पिता में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो। तो इतने में से अगर कोई होता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। और ये जो डेट है 19 जुलाई 1948, ये डेट इसलिए फिक्स किया गया है क्योंकि इसी तिथि से भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने जाने के लिए अनुमति पत्र की शुरुआत की गई। इससे पहले जो है अनुमति पत्र नहीं लेना होता था, कोई भी भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत आ जा सकता था। तो इसलिए ये डेट जो है यहाँ पे फिक्स कर दिया गया 19 जुलाई 1948। उससे पहले भारत आया हो, निवास कर रहा हो, उसके बाद या भारत आया हो 6 माह से अधिक भारत में निवास कर रहा हो, या उसके माता पिता में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो, तो ऐसे लोग जो है भारत के नागरिक बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब जो दूसरा अनुच्छेद है वो हम देखते हैं कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, यानी अभी हमने देखा कि पाकिस्तान से जो भारत आए, अब हम लोग देखेंगे कि जो भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं उनकी नागरिकता का क्या होगा। तो ये वर्णन कहाँ पे दिया गया है, अनुच्छेद 7 में दिया गया है। अनुच्छेद 7 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947, अब इसमें डेट जो है चेंज हो गया, 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन किया है तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है, कब गया हो, 1 मार्च 1947 के पश्चात अगर भारत से पाकिस्तान चला गया है तो उसे जो है क्या किया जाएगा, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ये है भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए। ठीक है, तो पाकिस्तान से भारत आने की जो डेट है वो क्या है भाई, 19 जुलाई 1948, और भारत से पाकिस्तान जाने के लिए जो डेट है वो क्या है, 1 मार्च 1947। अगर 1 मार्च 1947 के पश्चात जो है भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन किया है तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है, तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव यानी भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता जो है यहाँ पर बताई गई है। जो भारतीय मूल के हैं या भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव, जैसे कि अभी आपको बताया जाएगा PIO और NRI, इन सब के बारे में यहाँ नागरिकता से संबंधित चीज़ें बताई गई हैं। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्यों की नागरिकता अगर स्वेच्छा से कोई ग्रहण कर लेता है तो उन व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में यहाँ पर बताया गया है, और ये बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वो क्या हो जाती है भाई, वो हो जाती है समाप्त। ठीक है, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 10 में क्या बताया गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना है, यानी कि जो नागरिकता का अधिकार है उसे ऐसे ही कोई नहीं छीन सकता है कि किसी का मन आया और छीन लिया, कह दिया भैया चलो अब तुम कल से भारत के नागरिक नहीं रहे। तो ऐसा नहीं, ये जो नागरिकता है केवल संसद द्वारा विधि बना करके ही छीना जा सकता है। संसद अगर ऐसा कोई विधि बनाती है कि भाई ये लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे, उसी आधार पर ही आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, अन्यथा कोई भी आपकी नागरिकता नहीं छीन सकता है। यानी कि इसमें क्या किया गया है, नागरिकों के अधिकारों का बना रहना
तो आपका नागरिकता का जो अधिकार है वो बना रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा 10 तक। अब हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो संविधान के अनुच्छेद हैं 5 से 10 तक, इसमें केवल यही बताया गया है कि कौन भारत के नागरिक होंगे और कौन भारत के नागरिक नहीं होंगे, बस इतना ही इसमें बताया गया है। 11 में कहा गया है, 11 के अनुसार नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। और इसके लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। ठीक है, कब पारित किया? नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, और जिसमें नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्न प्रावधान दिए गए हैं। तो पहले नागरिकता प्राप्त कैसे किया जाए, कैसे छीना जाए, इसके लिए प्रावधान नहीं था। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारा जो संविधान है अनुच्छेद 5 से 10, इसमें केवल यही बताया गया है कि कौन नागरिक होंगे और कौन नागरिक नहीं होंगे, कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे छीना जाए, और सारे प्रावधान ये जो अधिनियम बनते गए उसी के अनुसार आते गए। तो अब जो है संसद को ये अधिकार दिया गया था, तो संसद ने भाई नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, और उसमें ये प्रावधान किया कि नागरिकता कैसे प्राप्त किया जाए, नागरिकता कैसे छीनी जाए। तो नागरिकता प्राप्त करने का वर्णन जो है हम लोग पहले पढ़ते हैं कि नागरिकता कैसे प्राप्त किया जाए। तो नागरिकता भारत में कुल 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ये आपको नोट करना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कितने प्रकार से? 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। कैसे कैसे? जन्म से नागरिकता। ठीक है, तो वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। समझ है ना? तो जिसका कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में कब हुआ है? 26 जनवरी 1950, यानी इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन हुआ या उसके बाद हुआ, तो जन्म से भारत का नागरिक बन जाएगा यदि भारत की धरती पर उसका जन्म हो गया तो। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। अब ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति आया, कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ टूर पे आया घूमने और उसके बच्चे का जन्म हो गया तो वो भारत का नागरिक हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ अपवाद हैं, पहले उसको देख लेते हैं। विदेशी राजनयिकों के भारत में उत्पन्न बच्चे, भाई जैसे विदेशी राजनयिक हैं वो तो भारत में रहेंगे ही, अगर उनके बच्चे उत्पन्न होते हैं तो वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। शत्रुओं के अधीन अगर भारत का कोई भाग है, उस पर शत्रु ने कब्जा किया है, तो उस पर अगर कोई बच्चे उत्पन्न होते हैं तो वो भी भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे। कोई विदेशी जो लोग हैं वो टूर पे आए हैं, भारत घूमने आए हैं, तो अगर ऐसे उन बच्चों का जन्म होता है तो वो भी भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे। ठीक है, चलो, तो इस आधार पर अब क्या होने लगा कि इसका दुरुपयोग भी हुआ, दुरुपयोग भी काफ़ी हुआ। दुरुपयोग इस प्रकार से हुआ, मान लो कोई घुसपैठिया भारत में आया और घुस गया, और कुछ दिन बाद जो है यहाँ भारत में रहने लगा, और कुछ दिन बाद जो है उसके बच्चे का यहाँ पर जन्म हो गया, तो अब उसका बच्चा क्या हो जाएगा भाई? भारत का नागरिक बन गया। तो यहाँ जो है इसका दुरुपयोग होने लगा। अब इस दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कर दिया गया कि अगर जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके लिए कंपलसरी है, वो बच्चा भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। तो इस प्रकार से इस दुरुपयोग को रोक दिया गया, और किसके द्वारा? नागरिकता संशोधन 1986 के द्वारा। ठीक है, नागरिकता संशोधन 1986 लाया गया और इस दुरुपयोग को रोक दिया गया। समझ गए? चलिए, इतनी बातें हम लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग अगला देखते हैं वंशानुगत द्वारा। तो 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत के बाहर जन्म लेने वाला बच्चा वंशानुक्रम से भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता या पिता में से कोई जन्म के समय भारत का नागरिक था। तो अगर कोई बच्चा बाई चांस भाई कहीं पर उसके माता या कहीं पर उसके पिता घूमने गए हैं, खैर पिता तो घूमने गए उससे जन्म नहीं होगा, माता से ही जन्म होगा, तो बाई चांस माता पिता कहीं घूमने गए हैं या केवल माता ही घूमने गई है, ब्रिटेन गए हैं, अमेरिका गए हैं, तो वहाँ पर अगर बच्चे का जन्म हो जाता है तो वो बच्चा क्या होगा भाई? जन्म वंशानुगत से भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, अगर उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक है। पहले जो है माता के नागरिकता के आधार पर जो है बच्चों के नागरिकता नहीं मिलती थी, लेकिन 2003 में एक जो है संशोधन किया गया, नहीं 2003 में नहीं संशोधन किया, 1992 में किया गया। ठीक है, 1992 में एक संशोधन किया गया और माता के वंश के आधार पर ही जो है, ठीक है, माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, चलो
हाँ, माता की नागरिकता के आधार पर इस पे जो है देना स्टार्ट कर दिया गया। पहले माता की नागरिकता के आधार पर नहीं दिया जाता था, तो 1992 में ये संशोधन करके इसे भी सही कर लिया गया। अब देखते हैं रजिस्ट्रीकरण द्वारा, या फिर एक नाम है इसका पंजीकरण द्वारा। ठीक है, पंजीकरण करा करके भी कोई भारत का नागरिक बन सकता है। कैसे बन सकता है? कोई व्यक्ति जो ऊपर 1 या 2 में नहीं आता है, 1 या 2 में नहीं आता है मतलब जन्म से और वंशानुगत में नहीं आता है, तो वह कुछ शर्तों को पूरा करके भारत का नागरिक बन सकता है। वो शर्तें कौन सी होंगी भाई? शर्तें होंगी कि 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो। कितने वर्ष से भाई? 5 वर्ष से अगर भारत में निवास कर रहा है। ठीक है, पहले ये 6 माह थी लेकिन अब 5 वर्ष कर दिया गया है। अगर 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है, 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है, तो वो क्या करेगा भाई? वहाँ पर जाएगा, पंजीकरण कराएगा और वो क्या होगा? भारत का नागरिक बन जाएगा। ठीक है, भारत का नागरिक बन जाएगा। तो ऐसी कोई विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी है, वो भी पंजीकरण के द्वारा जो है रजिस्ट्रीकरण के द्वारा जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय नागरिकों के जो माइनर बच्चे हैं वो भी पंजीकरण के द्वारा जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है हुआ रजिस्ट्रीकरण के द्वारा। अब हम लोग आते हैं देशीयकरण के द्वारा। जब किसी विदेशी का देशीयकरण के लिए आवेदन भारत सरकार द्वारा मंजूर कर लिया जाता है तो वह भारत का नागरिक बन जाता है। जैसे कि अब इसमें कुछ कंडीशन है कि जो विदेशीकरण के देशीयकरण के द्वारा जो नागरिकता आपको प्रदान कर दी जाएगी, तो ऐसे में आवेदन करने से पहले आपको 1 वर्ष लगातार भारत में रहना है और इसके पूर्व कुल 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। ठीक है, तो ये कंडीशन है भाई, पूर्व में कुल 7 वर्ष रहा हो और जब आवेदन कर रहा है तो उसके पहले लगातार 1 वर्ष तक भारत में रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है, अगर सरकार उसका आवेदन मंजूर कर देता है तो। अब अगला देखते हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता। तो यदि कोई राज्य क्षेत्र अगर भारत में मिल जाता है तो सरकार यह निर्दिष्ट करेगी कि उस राज्य क्षेत्र के कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, अगर भारत के जैसे कि अभी भारत और बांग्लादेश में क्या हुआ, कुछ क्षेत्रों का इधर उधर हुआ, तो कुछ क्षेत्र जो बांग्लादेश के कब्जे में थे अगर वो भारत के कब्जे में आ गए, अब यानी वो भारत हो गया, तो उस पर रहने वाले जो भी नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक हो जाएंगे भाई। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जाए। तो 5 प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब हम लोग देखते हैं नागरिकता की समाप्ति। तो नागरिकता की समाप्ति कैसे कैसे हो सकती है वो भी जो है यहाँ पर व्यवस्था किया गया। तो नागरिकता कुल 3 प्रकार से समाप्त की जा सकती है। कितने प्रकार से भाई? 3 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। 5 प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, 3 प्रकार से। तो पहला हो गया परित्याग। तो कोई भी जो वयस्क नागरिक है वो स्वैच्छिक रूप से नागरिकता का परित्याग कर सकता है। वह परित्याग केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है। तो कोई अन्य देश की अगर नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो भाई वो व्यक्ति क्या करेगा कि स्वेच्छा से यहाँ की नागरिकता का परित्याग कर देगा। यहाँ की नागरिकता का अगर परित्याग कर दिया तो छूट गया। अगला है परिवर्तन। जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं रह जाता है। तो भाई अगर स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लिया तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो गई। वंचित रहना, वंचित भी किया जा सकता है। उससे कैसे? यदि किसी व्यक्ति ने कपट द्वारा, जैसे मान लो भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिया, या फिर राष्ट्र विरोधी कार्य कर लिया, या फिर किसी देश से युद्ध हुआ उसमें शत्रु देश की सहायता किया, तो ऐसे व्यक्ति को नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है, उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। कहने का मतलब ये है, अगर ये ऐसे कार्य करता है तो। भारत सरकार अन्य मामलों में भी विदेशी जो नागरिकता है वो समाप्त कर सकती है। इसमें 2 पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई महिला विदेशी पुरुष से विवाह कर लेती है तो इस पर भी भारत सरकार जो है चाहे तो नागरिकता समाप्त कर सकती है। 7 वर्ष से अगर कोई लगातार बाहर रह रहा है तो उस पर भी जो है
भारत सरकार नागरिकता समाप्त कर सकती है। समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं एकल नागरिकता के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि भाई हमारे देश में क्या है, पूरी की पूरी एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। राज्यों की अपनी अलग नागरिकता नहीं है। भारत के किसी राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि जो किसी अन्य राज्य में निवास करने वाले भारतीयों को है। यानी कि यहाँ भी भेदभाव नहीं है कि हम इस राज्य के नागरिक हैं, हम इस राज्य के नागरिक हैं, हमको ये अधिकार प्राप्त हैं, हमको ये प्राप्त हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं सभी को एक प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अमेरिका हो गया और क्या हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता प्राप्त है। कैसे कैसे, राष्ट्र की एक अलग है और राज्यों की नागरिकता वहाँ पर अलग होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है। चलिए अब हमारे यहाँ भी कुछ दोहरी नागरिकता का थोड़ा सा प्रावधान किया गया है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। फिलहाल भारत के अंदर रहने वालों के लिए नहीं, OCI यानी कि समुद्री पारीय नागरिकता, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो दिसंबर 2003 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया भाई जो कि भारत के सीमा पारीय नहीं, समुद्र पारीय लोग हैं, उनको सीमित रूप में, उनको कुछ सीमित रूप में जो है नागरिकता के अधिकार प्रदान किए गए। सीमित रूप में नागरिकता के अधिकार जो है कुछ प्रदान कर दिए जाएं। तो भाई इसके लिए क्या किया, संसद ने संशोधन किया और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 लाया और कुल 16 देशों में जो भारत के नागरिक ऑलरेडी रह रहे हैं, 16 देश हैं, उनका नाम आप लोग देख लीजिएगा। 16 देशों में कुल जो नागरिक रह रहे हैं, 16 देशों के नागरिकों को OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का रिवार्ड भी जो है उनको दिया गया है। ठीक है। चलिए अब ये जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको सीमित नागरिकता प्रदान की गई, इनको फ़ायदे क्या क्या होंगे तो वो देख लेते हैं। इनको क्या होगा कि बिना पासपोर्ट के भारत में आने जाने की अनुमति होगी, बिना पासपोर्ट के भारत में आने जाने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन उनको कोई भी संवैधानिक पद धारण नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पर मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चलो, और जो अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 16 के अनुसार उन्हें अवसर की जो समानता है वो भी प्राप्त नहीं होगी। तो केवल फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा यही होगा कि बिना पासपोर्ट के आप आ जा सकते हैं और सीमित रूप में भारत की नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी जो लक्ष्मीमल सिंघवी है, ये इन्हीं की जो है सिफारिश पर प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाए जाने की सिफारिश की थी इन्होंने, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने, जिसके आधार पर 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी का जो डेट है इसलिए फिक्स किया गया भाई क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी फाइनली रूप से कहाँ आए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट करके आए थे, इसीलिए जो है ये डेट यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोग हैं उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं भाई, पहली हैं अनिवासी भारतीय जिसे हम NRI बोलते हैं, और भारतीय मूल के व्यक्ति जिसे हम PIO बोलते हैं, और तीसरा है भारत के सीमा पारीय नागरिक जिसे कि हम OCI बोलते हैं। तो इसका तो वर्णन आपको किया गया, इसका पीछे जो है बताया गया है कि OCI क्या होता है, कैसे कैसे होता है। हम NRI देखते हैं। तो NRI लोग क्या होते हैं भाई, NRI हम किनको मानते हैं, तो एक दिन फिक्स किया गया है, कितना, 182 दिन। ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो 182 दिन, कोई भी व्यक्ति नहीं, नागरिक, कोई भी भारत का नागरिक जो नौकरी करने या व्यवसाय करने के उद्देश्य से 182 दिन या उससे अधिक दिनों तक विदेशों में रहता है, उसे हम क्या मानते हैं, उसे हम मानते हैं NRI। ठीक है। तो 182 दिन या उससे ज़्यादा विदेशों में रहता है, भारतीय पासपोर्ट धारण करता है, उसको हम NRI मानते हैं। एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो भारत सरकार है, भारत सरकार अगर कोई राजनयिक भी विदेशों में भेजता है
या भारत सरकार के कार्य के लिए भी अगर कोई व्यक्ति बाहर जाता है और वो 182 दिन तक बाहर रहता है तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, एनआरआई बोलते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो एनआरआई लोगों को मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक है, इनको मतदान का अधिकार नहीं था। काफ़ी लंबे समय से इनके मतदान के अधिकार की मांग चल रही थी और 2011 में ये सुविधा जो है प्रदान कर दी गई। चुनाव आयोग ने कहा भाई एक से फॉर्म आता है, आप से फॉर्म भरो। ठीक है, और विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को भी मतदान की सुविधा प्रदान कर दी गई। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखना है। अब आते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ किनको कहते हैं। तो ऐसे लोग जो स्वयं या उनके माता पिता में से कोई भाई कहाँ गया, विदेश का नागरिक हो गया। ठीक है, विदेश की नागरिकता जो है ग्रहण कर लिया। मान लो कि उनके माता पिता में से कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया तो उनके बच्चे पीआईओ होंगे, या वो आदमी स्वयं जो है विदेश में गया और विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया, तभी वो भारतीय मूल का कहा जाएगा। ठीक है, पेपर में न्यूज़ में आप लोग कंटिन्यू सुनते होंगे भारतीय मूल का ये, भारतीय मूल का वो, तो वही होता है। ठीक है, जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है स्वयं या उसके माता पिता में से कोई, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है भारतीय मूल का। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास कभी भारत का पासपोर्ट रहा हो या उसके माता पिता नाना नानी में से कोई भारत का पासपोर्ट धारण करता हो, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वो भारत का नागरिक रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, पीआईओ माना जाता है। इसमें कुछ जो अपवाद हैं वो आपको ध्यान में रखना है कि भारत के जितने सीमा से लगे देश हैं, सीमा से सटे देश, ठीक है, सीमा से जो सटे देश हैं, कितने देश हैं भाई, कुल 7 देश हैं। इन 7 देशों की अगर कोई व्यक्ति नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भारतीय मूल का नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो एक चीज़ ध्यान में रखना है। अब कौन कौन से भाई, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, चीन है और बांग्लादेश है। ठीक है, अगर इन देशों की कोई व्यक्ति नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे भारतीय मूल का व्यक्ति नहीं माना जाता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। बाकी ओसीआई के बारे में आपको पीछे बता दिया गया। तो ये जो पीआईओ वाले व्यक्ति होते हैं भाई, इनको फ़ायदा क्या है, तो इनको फ़ायदा यही है कि 15 वर्षों तक बग़ैर जो है वीज़ा के, 15 वर्षों तक ये बग़ैर वीज़ा के भारत में रह सकते हैं, भारत में रह सकते हैं, भारत में आ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके लिए फ़ायदा है, ये इनके लिए फ़ायदा है। जितने भी पीआईओ वाले व्यक्ति होते हैं उनको एनआरआई के समान आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक सुविधाएं भी दी गई हैं। तो इनको कुछ सुविधाएं भी प्रदान होती हैं, आर्थिक सुविधाएं भी कुछ प्रदान होती हैं, कुछ वित्तीय सुविधाएं भी मिलती हैं, कुछ शैक्षणिक सुविधाएं भी मिलती हैं। लेकिन फिर वही बात, इनको चुनाव लड़ने, मतदान करने, ज़मीन आदि खरीदने की सुविधा इनको पीआईओ वालों को नहीं होती है। ठीक है, चलो, सीमा पारिये में भी 2 अपवाद हैं जो कि आपको पीछे बताना था। पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अगर इन 2 देशों का वो व्यक्ति कभी भी नागरिक रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को भी ओसीआई नहीं प्राप्त हो सकती है, ऐसे व्यक्ति को दोहरी नागरिकता नहीं प्रदान की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जान गए होंगे और समझ गए होंगे। अब हम लोग फाइनली देखते हैं अभी हाल ही में एक संशोधन हुआ है और वो संशोधन हुआ है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जो कि 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया है। कब से? 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि अब इसमें प्रावधान क्या किया गया है कि 31 दिसंबर 2014, यही डेट आपको याद रखना है, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले देश कौन कौन से हैं भाई? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये 3 देश हैं। ये 3 देश आपको याद रखना है। इन 3 देश से आए 6 समुदाय के लोगों, 6 समुदाय भी आपको याद रखने हैं। कौन कौन? इसमें केवल मुस्लिम छोड़ दीजिए, बाकी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, मुस्लिम को छोड़ करके। ठीक है, अगर ये व्यक्ति आए हैं
तो उनको अब अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। डेट कौन सी है? 31 दिसंबर 2004। तो 31 दिसंबर 2004 या उससे पहले इन 3 देशों से ये 6 समुदाय के लोग अगर आए हैं तो इनको अब अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। और इसी के तहत इन 6 समुदाय के लोगों को अब जो देशीयकरण से जो नागरिकता प्राप्त की जा सकती है उसकी अवधि 11 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष भी कर दी गई है। ये लोग 5 वर्ष अगर लगातार भारत में रह रहे हों तो वो देशीयकरण के द्वारा जो है वो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए ना? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ है। 31 दिसंबर 2014 ये आपकी डेडलाइन है। ये आपके 3 देश हैं और ये आपके 6 समुदाय हैं। इनको अब अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलो तो आशा करते हैं ये आपका जो भाग 2 है नागरिकता, ये अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट कर करके हमें ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में हम उसको ज़रूर बताएंगे। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और पॉलिटी पूरे बेहद एकदम बिंदास अंदाज में आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।